नमस्कार, आरबी द विजन की इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी लोगों का स्वागत है। हम लोग उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा के लिए पिछले वर्षों के हल प्रश्न पत्रों को देख रहे थे। आज की इस वीडियो में हम लोग 20 दिसंबर 2020 के प्रथम पाली के जीके के प्रश्नों को देखेंगे। तो आइए हम लोग प्रश्नों को देखते हैं। पहला प्रश्न पूछा गया था, भारत के निम्नलिखित में से किन स्थानों के बीच महात्मा गांधी के नेतृत्व में अंग्रेजों के विरुद्ध नमक मार्च आयोजित किया गया था। ऑप्शन दिया गया है भावनगर से दांडी, जूनागढ़ से दांडी, राजकोट से दांडी या फिर अहमदाबाद से दांडी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अहमदाबाद से दांडी। देखिए, महात्मा गांधी ने 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम से, जो कि अहमदाबाद ज़िले में स्थित है, वहां से अपने 78 चुने हुए प्रतिनिधियों के साथ नवसारी ज़िले में स्थित दांडी तक की यात्रा प्रारंभ की। और यह जो दोनों ज़िले हैं, अहमदाबाद ज़िला और नवसारी ज़िला, यह दोनों गुजरात राज्य में स्थित है। 6 अप्रैल 1930 को दांडी में सांकेतिक रूप से नमक कानून भंग किया गया और इस प्रकार नमक कानून तोड़कर औपचारिक रूप से सविनय अवज्ञा आंदोलन का शुभारंभ किया गया। तो आप लोग को दो डेट याद रखना है, 12 मार्च 1930 और 6 अप्रैल 1930। ठीक है, आइए प्रश्न संख्या 2 देखते हैं। यहाँ पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन भारत के प्रधानमंत्री को नियुक्त करता है। ऑप्शन दिया गया भारत के राष्ट्रपति, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक या फिर भारत के मुख्य न्यायाधीश। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, भारत के राष्ट्रपति। देखिए, संविधान के अनुच्छेद 75(1) के अंतर्गत प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति जो है कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर करते हैं। आइए प्रश्न संख्या 3 देखते हैं हम लोग। प्रश्न संख्या 3 में पूछा गया है, प्रशासनिक सुविधा के लिए उत्तर प्रदेश राज्य में कितने मंडल मौजूद है। ऑप्शन दिया गया 18, 22, 28 या फिर 24। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 18। अगर आपसे पूछा जाए सबसे नवीनतम गठित जो मंडल कौन सा है, तो हो जाएगा अलीगढ़। कौन सा हो जाएगा? अलीगढ़। आइए प्रश्न संख्या हम लोग 4 देखते हैं। प्रश्न संख्या 4 में पूछा गया है कि भारत के उस पड़ोसी देश का नाम बताइए जिसके साथ भारत व जापान ने मई 2019 में ईस्ट कंटेनर टर्मिनल को संयुक्त रूप से विकसित करने के लिए एक समझौता पर हस्ताक्षर किया। यह करंट अफेयर्स का प्रश्न था और इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, श्रीलंका। आइए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। प्रश्न संख्या 5, चकबंदी से आपका क्या अभिप्राय है। ऑप्शन दिया गया भूमि का एकीकरण, संपत्ति का एकीकरण, परिवार का एकीकरण या फिर कर का समेकन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर आप लोगों को पता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, भूमि का एकीकरण। देखिए, चकबंदी भूमि सुधार की एक प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत एक ही किसान के विभिन्न क्षेत्रों में फैले हुए जोतों से तात्पर्य खेतों से है, जोतों को एक ही स्थान पर एकीकृत किया जाता है। उत्तर प्रदेश जोत चकबंदी अधिनियम को 4 मार्च 1954 को राष्ट्रपति द्वारा स्वीकृति प्रदान किया गया था। उत्तर प्रदेश जोत चकबंदी अधिनियम 1953 जो है कि 8 मार्च, आप लोग को डेट याद रखना है, 8 मार्च 1954 से लागू है। ठीक है, आइए अब हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न में पूछा गया कि सीआरपीएफ निम्नलिखित में से वह कौन सा विशेष विंग है जो दंगों और दंगों जैसी स्थितियों से निपटने के लिए बनाया गया है। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल, राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड, होम गार्ड या फिर रैपिड एक्शन फोर्स। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, रैपिड एक्शन फोर्स। आइए प्रश्न संख्या 8 देखते हैं हम लोग। इसमें पूछा गया है कि स्वामी नारायण अक्षरधाम एक हिंदू मंदिर परिसर है जो भारत के निम्नलिखित स्थानों में से कहाँ स्थित है। पुणे, बेंगलुरु, मुंबई या फिर दिल्ली। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, दिल्ली। ठीक है, जो यह स्वामी नारायण अक्षरधाम मंदिर है, यह एक हिंदू मंदिर परिसर है जो भगवान स्वामी नारायण को समर्पित है। दिल्ली स्थित अक्षरधाम मंदिर का उद्घाटन जो है कि 6 नवंबर 2005 को हुआ था। आइए प्रश्न संख्या 9 देखते हैं हम लोग। प्रश्न संख्या 9 में पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा लॉन्च वाहन मिशन चंद्रयान 2 में उपयोग किया गया था। GSLV MK3 और PSLV C11, GSLV यहाँ भी होगा GSLV F11 या फिर PSLV C45। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, GSLV MK3। ठीक है, देखिए यह प्रश्न जो है कि आप लोगों को जो 19 दिसंबर को पेपर हुआ था सेकेंड मीटिंग का, ठीक है, सेकेंड मीटिंग का जो पेपर हुआ था उसमें भी ये प्रश्न पूछा गया था। तो आप लोगों को कमेंट बॉक्स में यह बताना है कि चंद्रयान 3 में किस लॉन्च वाहन का उपयोग किया गया है। ठीक है,
आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। प्रश्न संख्या 10 देखते हैं। प्रश्न संख्या 10 में पूछा गया है कि भारत सरकार में जनवरी 2020 के दौरान वाणिज्य और उद्योग मंत्री कौन रहे थे? श्रीमती निर्मला सीतारमण, श्री धर्मेंद्र प्रधान, श्री पीयूष गोयल या फिर श्री प्रकाश जावड़ेकर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, श्री पीयूष गोयल। ये वर्तमान में भी क्या है? वाणिज्य और उद्योग मंत्री हैं। आइए प्रश्न संख्या 11 देखते हैं हम लोग। प्रश्न संख्या 11 में पूछा है ग्लोबल वेब इंडेक्स 2020 के अनुसार दुनिया में औसत उपयोगकर्ता प्रतिदिन सोशल मीडिया पर कितना समय व्यतीत करता है? 144 मिनट दिन, 144 मिनट प्रतिदिन, 100 मिनट प्रतिदिन या फिर 162 मिनट प्रतिदिन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 144 मिनट प्रतिदिन। ठीक है। और जो कि अभी 29 अप्रैल 2022 को विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी आंकड़ों के एक अनुमान के अनुसार सोशल मीडिया पर समय व्यतीत करने का यह जो आंकड़ा है ये 144 मिनट से बढ़कर कितना हो गया? 147 मिनट पर डे, मिनट पर डे, सही है। ठीक है, 147 मिनट प्रतिदिन। चलिए अब हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 12। प्रश्न संख्या 12 में पूछा गया है भारत ने जीएसटी के दोहरे मॉडल को किस देश से चुना है? ऑप्शन दिया गया है यूके, कनाडा, अमेरिका या फिर जापान। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कनाडा। ठीक है, कनाडा हो जाएगा। अगर हम लोग इसकी बात करें, जीएसटी की बात करें, जीएसटी में भारत में किस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू लाया गया है? तो 101वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा इसे 1 जुलाई 2017 से इसे लागू किया गया। कब लागू किया गया है? 1 जुलाई 2017 से इसको लागू किया गया है। अब आइए हम लोग प्रश्न संख्या 13 देखते हैं। प्रश्न संख्या 13 में पूछा गया है कि कपास प्रौद्योगिकी पर अनुसंधान के लिए केंद्रीय संस्थान कहाँ स्थित है? मुंबई, नागपुर, दिल्ली या फिर जयपुर। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस सब में राइट आंसर ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, मुंबई। ठीक है। यह संस्थान कृषि अनुसंधान और शिक्षा विभाग, कृषि मंत्रालय के अधीन है। कपास की बात करें तो कपास एक नकदी फसल है और यह मालवेसी कुल का सदस्य है। कपास की कृषि के लिए काली मिट्टी सर्वाधिक उपयुक्त मानी जाती है। बहुत सारी परीक्षाओं में पूछा गया कि कपास के उत्पादन के लिए किस प्रकार की मिट्टी की जरूरत होती है? तो किस प्रकार की मिट्टी की जरूरत होती है? काली मिट्टी की। ठीक है। आइए प्रश्न संख्या हम लोग 14 देखते हैं। प्रश्न संख्या 14 में पूछा गया है CAPFs और या CPO के सर्वश्रेष्ठ पुलिस प्रशिक्षण संस्थानों के विजेता को प्रतिवर्ष कितनी ट्रॉफियां प्रदान की जाती है? संक्षिप्त रूप, मतलब जो इसका संक्षिप्त रूप में लिखा गया है, इसका फुल फॉर्म अभी हम लोग बाद में देख लेंगे। ऑप्शन दिया गया 5, 2, 3 या 4। तो राइट आंसर इसमें क्या हो जाएगा? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 3। ठीक है, 3 ट्रॉफियाँ प्रतिवर्ष प्रदान की जाती है। अगर हम लोग इसके पूरे नाम की पूर्ण रूप की बात करें, पूरा नाम की बात करें, उसका पूरा नाम क्या हो जाएगा? सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स। ठीक है। CPO की बात करें, CPO का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? सेंट्रल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है। आइए प्रश्न संख्या 15 देखते हैं। प्रश्न संख्या 15 में पूछा गया है निम्नलिखित जीवों में से किसकी यौगिक कंपाउंड आंखें होती है? ड्रैगन मक्खी, कबूतर, मेढक या फिर टूना मछली। तो राइट आंसर इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ड्रैगन मक्खी। आइए प्रश्न संख्या 16 देखते हैं हम लोग। प्रश्न संख्या 16 में पूछा गया है भारत छोड़ो आंदोलन 1942 झारखंड में किस नेता के नेतृत्व में लड़ा गया था? ऑप्शन दिया गया जयपाल सिंह, चूनाराम महतो, रामनाथ सोरेन या फिर राम भगत। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चूनाराम महतो। ठीक है। अगर हम लोग भारत छोड़ो आंदोलन की बात करें तो बम्बई में ग्वालियर टैंक मैदान में एक सम्मेलन हुआ और 8 अगस्त 1942 को यह निर्णय लिया गया कि अगले दिन से भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ किया जाएगा। तो 8 अगस्त को हम लोग अगस्त प्रस्ताव के नाम से भी जानते हैं। इस आंदोलन की शुरुआत कब हुई? तो 9 अगस्त 1942 को यह आंदोलन प्रारंभ किया गया और आंदोलन प्रारंभ होने से पहले ही आंदोलन के जो प्रमुख नेता थे उन्हें जीरो आवर ऑपरेशन के अंतर्गत क्या किया गया था? इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था। और इसी आंदोलन के दौरान गांधी जी ने करो या मरो का नारा भी दिया था। आइए प्रश्न संख्या 17 देखते हैं हम लोग। प्रश्न संख्या 17 में पूछा गया है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में कितने सदस्य होते हैं? 2, 4, 6, 2, 4, 8, 9। तो राइट आंसर इसमें क्या हो जाएगा? राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, 9। ठीक है। देखिए उत्तर प्रदेश, यूपी, PR, PB,
पीबी ने इसका जो आंसर माना है वह 9 माना है, ठीक है। लेकिन राष्ट्रीय मानवाधिकार जो आयोग होता है उसमें कुल कितने सदस्य हैं? इसमें टोटल 13 लोग हैं, ठीक है। और आयोग ने इसका आंसर क्या माना है? 9 माना है। अगर हम लोग इसकी बात करें तो राष्ट्रीय मानवाधिकार एक संवैधानिक संस्था है जिसकी स्थापना मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के प्रावधानों के अंतर्गत किया गया है। 1993 के प्रावधानों के अंतर्गत किया गया है। और ये कब किया गया है? किया गया था 12 अक्टूबर 1993 में इसकी स्थापना की गई थी, ठीक है। और इसका जो मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय दिल्ली में है। और 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। ये भी इम्पॉर्टेंट है, 10 दिसंबर को क्या मनाया जाता है? मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। आइए प्रश्न संख्या हम लोग देखते हैं 18। प्रश्न संख्या 18 में पूछा गया है कि 2010 के दौरान लागू हुई नवीनतम कोर अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संधि निम्नलिखित में से कौन सी है? देखिए ये बार बार परीक्षाओं में प्रश्न पूछा गया है। पिछले पेपर हम लोगों ने देखा, पिछला 2 पेपर भी देखा है, तीसरा पेपर है, तो उन दोनों पेपर में भी मानवाधिकार से प्रश्न पूछा गया है। चाहे वो अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार आपसे प्रश्न पूछे, चाहे वो राज्य मानवाधिकार से वहाँ से पूछे, तो आप लोगों को उसको जरूर याद रखना है, ठीक है। उसको एक बार पढ़ लेना है। ऑप्शन दिया गया विकलांग व्यक्तियों के अधिकारों पर समिति, एंसफोर्ड डिसअपीयरेंस पर समिति, प्रवासी श्रमिक पर समिति, या फिर महिलाओं के विरुद्ध भेदभाव के उन्मूलन पर समिति। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, इन्फोर्स्ड डिसअपीयरेंसेस पर समिति, ठीक है। आइए प्रश्न संख्या हम लोग 19 देखते हैं। प्रश्न संख्या 19 से पूछा गया है, निम्नलिखित कथनों को पढ़े और सही विकल्प चुने। चोल वंश एक तमिल राजवंश था जिसने 13वीं शताब्दी तक मुख्य रूप से दक्षिण भारत में शासन किया था। ऑप्शन दिया गया है, यह चोल वंश समृद्ध गंगा नदी घाटी में उत्पन्न हुआ। ऑप्शन नहीं है, दूसरा यह इसका कथन है कि यह चोल वंश समृद्ध गंगा नदी घाटी में उत्पन्न हुआ था। अब आप लोग को यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया है कि कथन 1 सही है और 2 सही है, 1 सही है और 2 गलत है, 1 गलत है और 2 सही है, या फिर 1 गलत है और 2 यानी दोनों गलत हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, 1 सही और 2 गलत है। यानी कि चोल वंश एक तमिल राजवंश था जिसने 13वीं शताब्दी तक मुख्य रूप से दक्षिण भारत में शासन किया। कब से कब तक किया था? 9वीं शताब्दी से लेकर के 13वीं शताब्दी तक इसने शासन किया था। दूसरा कथन गलत है। गलत क्यों है? क्योंकि यह जो चोल वंश समृद्ध गंगा नदी घाटी में उत्पन्न होता है, गंगा नदी घाटी में उत्पन्न नहीं हुआ था, बल्कि कावेरी नदी घाटी में इसका उद्भव हुआ था, ठीक है। और इस राजवंश के जो प्रमुख राजा थे वो कौन कौन से थे? राजराज प्रथम की बात करते हैं, राजेंद्र प्रथम, कुलोतुंग प्रथम। इनके शासनकाल में इस राजवंश का सबसे अधिक विकास हुआ, उत्कर्ष हुआ। आइए प्रश्न संख्या 20 देखते हैं। प्रश्न संख्या 20 में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अनचाहे ईमेल से संबंधित है? स्पैम, न्यूज़ ग्रुप, बैकबोन, अपडेट्स। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, स्पैम। स्पैम क्या होता है? स्पैम को हम लोग जंक ईमेल या अनसोलिसिटेड बल्क मेल के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। आइए प्रश्न संख्या हम लोग 21 देखते हैं। 21 में पूछा गया है कि अंगूर की खेती को आमतौर पर क्या कहा जाता है? सेरीकल्चर, एवीकल्चर, मोरीकल्चर, या फिर विटीकल्चर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, विटीकल्चर। और सेरीकल्चर की बात करें तो सेरीकल्चर में क्या होता है कि इसमें कच्चे रेशम के उत्पादन हेतु रेशम कीट का पालन किया जाता है। एपीकल्चर की बात करें, एवीकल्चर में क्या होता है कि एवीकल्चर में पक्षी पालन को, इसमें पक्षी का पालन किया जाता है, पक्षियों का पालन किया जाता है, ठीक है। आइए प्रश्न संख्या 22 देखते हैं। प्रश्न संख्या 22 में पूछा गया है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा जीवन रक्षा के लिए प्रधानमंत्री का पुलिस पदक प्रदान किया जाता है? गृह मंत्रालय, इंटेलिजेंस ब्यूरो, पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो, या फिर द इंडियन पुलिस फाउंडेशन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, गृह मंत्रालय, होम मिनिस्ट्री के द्वारा इसको प्रदान किया जाता है। आइए प्रश्न संख्या 23 देखते हैं हम लोग। प्रश्न संख्या 23 में पूछा गया है, सूची 1 में दिए गए अकबर के शासन के निम्नलिखित अधिकारियों का सूची 2 में दिए गए उनके संबंधित कर्तव्यों से मिलान करें। सूची 1 लिस्ट 1 लिस्ट 2 दिया गया है। लिस्ट 1 में है वजीर, मीरबख्शी, मीर समन, प्रमुख काजी। और दूसरी लिस्ट में क्या दिया है? उनसे संबंधित जो कर्तव्य दिया गया है वो दिया गया है शाही परिवारों का प्रभारी, न्यायिक विभाग का प्रमुख, सैन्य विभाग का प्रमुख, या फिर राजस्व विभाग का प्रमुख। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? देखिए जो वजीर होता है, वजीर जो होगा वो किससे, उसका कार्य क्या होगा? इसका कार्य आपका हो जाएगा, इसका वजीर काम होगा राजस्व विभाग का प्रमुख हो जाएगा, ठीक है।
और मीर बख्शी क्या करता है? मीर बख्शी आपका करता है सैन्य विभाग का प्रमुख होता है। तो इस तरह से हम लोग अगर राइट आंसर देखें, और मीर समन क्या करता है? शाही परिवार का प्रभारी होता है। और प्रमुख काजी क्या करता है? न्यायिक विभाग का प्रमुख होता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए का फोर किस में है? इसमें है। ए का 4, बी का 3, ठीक है, ए का 4, बी का 3 हो जाएगा, बी का 3 हो जाएगा इसमें, सैन्य विभाग का प्रमुख यहाँ होगा, बी का 3 हो गया। सी का 1 हो जाएगा, मीर समन शाही परिवार का प्रभारी, सी का 1 हो गया। और डी का 2 हो जाएगा, प्रमुख काजी क्या होगा? न्यायिक विभाग का प्रमुख। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। आइए प्रश्न संख्या 24 देखते हैं हम लोग। प्रश्न संख्या 24 में पूछा गया है, कौन सा रसायन आतिशबाजी प्रदर्शित करते समय हरे रंग के लिए जिम्मेदार है? स्ट्रोंशियम कार्बोनेट, सोडियम नाइट्रेट, बेरियम क्लोराइड या फिर कॉपर क्लोराइड। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बेरियम क्लोराइड, ठीक है। अगर हम लोग बात करें, किसकी बात कर रहे हैं? प्रश्न क्या पूछ रहा है कि आतिशबाजी प्रदर्शित करते समय हरे रंग के लिए जिम्मेदार है। तो बेरियम क्लोराइड किसके लिए जिम्मेदार है? हरे रंग के लिए। अगर हम लोग स्ट्रोंशियम कार्बोनेट की बात करें तो किसके लिए जिम्मेदार है? यह जिम्मेदार है लाल रंग के लिए, ठीक है, यह है लाल रंग के लिए। और सोडियम नाइट्रेट की बात करें तो सोडियम नाइट्रेट किस कलर के लिए जिम्मेदार है? यह है पीला रंग के लिए ना। अब आइए हम लोग बात करते हैं कॉपर क्लोराइड की, यह किस कलर के लिए जिम्मेदार है? तो यह हो जाएगा नीला रंग। तो यहाँ पे हरा रंग बेरियम क्लोराइड, और लाल रंग स्ट्रोंशियम कार्बोनेट, पीला रंग सोडियम नाइट्रेट और नीला रंग कॉपर क्लोराइड। आइए अब हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 25 में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस तारीख को अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस के रूप में मनाया जाता है? ऑप्शन दिया गया है 15 सितंबर, 21 सितंबर, 2 सितंबर या फिर 28 सितंबर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 21 सितंबर, ठीक है। 28 सितंबर की बात करें तो 28 सितंबर को हम लोग क्या मनाते हैं? विश्व रेबीज दिवस। क्या मनाते हैं? विश्व रेबीज दिवस। 15 सितंबर की बात करें तो इस दिन को हम लोग क्या मनाते हैं? इस दिन को हम लोग अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस मनाते हैं, इंटरनेशनल डेमोक्रेटिक डे मनाते हैं, ठीक है। 2 सितंबर की बात करें, 2 सितंबर को हम लोग क्या मनाते हैं? नारियल दिवस मनाते हैं, नारियल दिवस। अब आइए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 26। प्रश्न संख्या 26 में पूछा गया है कि सर्दियों के दौरान बर्फ़ में नमक डालने से बर्फ़ पिघलने लगती है, क्योंकि बर्फ़ की सतह पर पानी के हिमांक बिंदु को बढ़ाता है। बर्फ़ की सतह पर पानी के हिमांक बिंदु को बढ़ाता है, बर्फ़ के गहरे अंदर मौजूद पानी के हिमांक बिंदु को कम करता है। बर्फ़ की सतह पर पानी हिमांक बिंदु को कम करता है। तो इसका राइट आंसर इसमें क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। बर्फ़ की सतह पर पानी हिमांक बिंदु को कम करता है। आइए प्रश्न संख्या 27 देखते हैं हम लोग। प्रश्न संख्या 27 में पूछा गया कि ग्रैमी अवार्ड्स निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में योगदान के लिए प्रदान किए जाते हैं? खेल, साहित्य, संगीत या फिर औषधि। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, संगीत, ठीक है। संगीत के क्षेत्र में यह ग्रैमी अवार्ड्स प्रदान किए जाते हैं। प्रश्न संख्या 28 देखते हैं हम लोग। प्रश्न संख्या 28 में पूछा गया है कि चीनी मुद्रा को क्या कहा जाता है? डॉलर, रुपया, रेमिनबी या फिर पाउंड। तो चीनी मुद्रा है, इसको 2 नाम से जाना जाता है। एक तो हो गया आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? रेमिनबी, और दूसरा क्या है? यान, ठीक है, युआन कर सकते हैं। तो इसमें 2 राइट आंसर हो गया। रेमिनबी भी कहा जाता है और किस नाम जानते हैं? युआन के नाम से भी जानते हैं। आइए प्रश्न संख्या 29 देखते हैं हम लोग। प्रश्न संख्या 29 में पूछा गया है कि शिक्षा मित्र निम्नलिखित में से किसे कहा जाता है? प्राथमिक विद्यालय के लिए शिक्षक, विज्ञान महाविद्यालय के लिए शिक्षक, कला महाविद्यालय के लिए शिक्षक या फिर माध्यमिक विद्यालय के लिए शिक्षक। राइट आंसर इसमें क्या होगा? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, प्राथमिक विद्यालय के लिए शिक्षक। शिक्षा मित्र कैसा होता है, कौन होता है, जिसके बारे में हम लोग जान लेते हैं कि शिक्षा मित्र को ग्रामीण स्थान का निवासी या उस न्याय पंचायत का निवासी होना चाहिए जहां पर प्राथमिक विद्यालय स्थित है। दूसरी बात कि शिक्षा मित्र की जो न्यूनतम शैक्षिक योग्यता होती है वो क्या होती है? इंटरमीडिएट अथवा इसके समतुल्य होती है। आइए प्रश्न संख्या 30 देखते हैं हम लोग। प्रश्न संख्या 30 में पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? 1947 के बाद बोर्ड का न्यायिक विंग इलाहाबाद में कार्य करता रहा। प्रशासनिक विंग को किस बोर्ड की बात कर रहे हैं हम लोग? राजस्व बोर्ड की बात कर रहे हैं।
यहाँ पे मेंशन राजस्व बोर्ड की बात कर रहे हैं। राजस्व बोर्ड का न्यायिक विंग इलाहाबाद में कार्य करता रहा, प्रशासनिक विंग को लखनऊ स्थानांतरित कर दिया गया। 1945 के बाद बोर्ड का प्रशासनिक विंग इलाहाबाद में कार्य करता रहा, जबकि न्यायिक विंग को लखनऊ स्थानांतरित कर दिया गया। 1945 के बाद बोर्ड के न्यायिक विंग और प्रशासनिक विंग दोनों इलाहाबाद में कार्य करते रहे। लास्ट ऑप्शन क्या दिया है? 1945 के बाद बोर्ड का न्यायिक विंग और प्रशासनिक विंग दोनों को लखनऊ स्थानांतरित कर दिया गया था। तो इसका राइट आंसर क्या होगा इसमें राइट आंसर ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। 1947 के बाद राजस्व बोर्ड का न्यायिक विंग इलाहाबाद में कार्य करता रहा, जबकि प्रशासनिक विंग कहाँ चला गया? स्थानांतरित होकर ट्रांसफर होकर लखनऊ में चला गया। ठीक है। राजस्व बोर्ड की बात करें तो उत्तर प्रदेश राजस्व बोर्ड की जो स्थापना हुई थी वो इलाहाबाद में की गई थी। इलाहाबाद यानी कि प्रयागराज में की गई थी। और प्रयागराज में कब की गई थी? 1831 में। ठीक है। आगे चलकर जो हमारा देश आज़ाद हुआ तो 1947-48 में क्या हुआ कि इसमें परिवर्तन कर प्रशासनिक एवं न्यायिक कार्यों को अलग कर दिया गया, जिसके बाद हम लोग क्या देखते हैं कि जो न्यायिक कार्य था उसका न्यायिक विंग इलाहाबाद में कार्य करता रहा और जो प्रशासनिक विंग है वो कहाँ चला गया? लखनऊ में चला गया। आइए प्रश्न संख्या 31 देखते हैं। 31 में पूछा गया है कि चीन की ग्रेट वॉल मोटर कंपनी ने भारत की किस राज्य सरकार के साथ $1 बिलियन निवेश करने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? ऑप्शन दिया गया राजस्थान, पंजाब, गुजरात या फिर महाराष्ट्र। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसमें राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, महाराष्ट्र। ये करंट अफेयर्स का प्रश्न था। आइए प्रश्न संख्या 32 देखते हैं हम लोग। प्रश्न संख्या 32 में पूछा गया है कि भारतीय मुद्रा में 2000 रुपये के नोट का आकार क्या है? 55 mm से 160 mm, 60 mm से मल्टीप्लाई किया गया 166 mm, 66 mm, 166 mm और 66 mm या 160 mm। तो राइट आंसर इसमें क्या हो जाएगा? 32 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 66 mm इंटू 166 mm। ठीक है। अभी आप लोग को पता है कि हाल ही में 2000 का जो रुपया है उसको प्रचलन से बंद कर दिया गया है। आप लोग को बताना है कि किस तारीख को इस जो भारतीय मुद्रा 2000 रुपये थी उसको बंद कर दिया गया, प्रचलन से बाहर कर दिया गया। आइए प्रश्न संख्या 33 देखते हैं। प्रश्न संख्या 33 में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी सेना जो भारत सरकार की महत्वपूर्ण एजेंसियों में से है 1982 से वार्षिक कैलाश मानसरोवर यात्रा के दौरान सफल संचालन में शामिल होती रही है? असम राइफल्स, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल, भारत तिब्बत सीमा पुलिस या फिर होमगार्ड्स। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, भारत तिब्बत सीमा पुलिस। अगर हम लोग ITBP इसको बोलते हैं, ITBP, भारत तिब्बत भूटान पुलिस, भारत तिब्बत बॉर्डर पुलिस। ठीक है, भारत तिब्बत बॉर्डर पुलिस हो गया। इसकी स्थापना की बात करें, इसकी स्थापना कब की गई थी? 24 अक्टूबर 1962। ठीक है, 24 अक्टूबर 1962 में इसकी स्थापना की गई थी। और ITBP का जो मुख्यालय वो कहाँ पे है? नई दिल्ली में है। आइए प्रश्न संख्या हम लोग 34 देखते हैं। प्रश्न संख्या 34 में पूछा गया है कि आर्मेनिया की मुद्रा को क्या कहा जाता है? द्राम, ग्राम, डॉलर, रूस। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, द्राम। देखिए हर बार किसी न किसी देश का मुद्रा या राजधानी से संबंधित प्रश्न पूछा गया, कभी एक पूछा गया, कभी दो पूछा गया है। तो आप लोग विश्व के जो प्रसिद्ध देश हैं, जो मजबूत देश हैं, जो चर्चित देश हैं, उन देशों की राजधानी और मुद्रा को जरूर याद रखें। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन में ये हो जाएगा, द्राम। अगर हम लोग आर्मेनिया की बात करें तो आर्मेनिया पश्चिम एशिया और यूरोप के काकेशस क्षेत्रों में अवस्थित एक पहाड़ी देश है। प्रश्न संख्या 35 देखते हैं। 35 में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा पर्वत दर्रा भारत के उत्तराखंड राज्य में स्थित है? कोंगका दर्रा, लिपुलेख दर्रा, खारदोंग दर्रा या फिर लनक दर्रा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? लनक दर्रा नहीं होगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लिपुलेख दर्रा। ठीक है, आइए प्रश्न संख्या 36 देखते हैं। प्रश्न संख्या 36 में पूछा गया है कि आरंभ में निम्नलिखित में से कौन सा कार्य वर्ष 1831 में राजस्व परिषद उत्तर प्रदेश द्वारा संपन्न किया जाता है, जिसे किया जाता था, है नहीं, यहाँ पे था हो जाएगा, जिसे 1932 और 35 के दौरान हटा दिया गया था? किराया वसूली, राजस्व वसूली और वसूली कर्मचारियों पर नियंत्रण, पहला ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन आपका दिया गया राजस्व कानूनों का प्रशासन। तीसरा ऑप्शन आपका दिया गया कोर्ट ऑफ वार्ड से संबंधित कार्य। तो आपका राइट आंसर इसमें क्या हो जाएगा? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कोर्ट ऑफ वार्ड से संबंधित कार्य। आइए प्रश्न संख्या 37 देखते हैं। 37 में पूछा गया था
निम्नलिखित में से किस देश ने दुनिया का प्रथम तैरता हुआ परमाणु संयंत्र बनाया है? ऑप्शन दिया गया आपका भारत, चीन, अमेरिका या फिर रूस। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? किस देश ने बनाया है फ्लोटिंग, किस देश ने दुनिया का प्रथम तैरता हुआ परमाणु संयंत्र बनाया है? नहीं, फ्लोटिंग एटॉमिक सिस्टम बनाया है। तो किसने बनाया है? रूस ने बनाया है। और इसका नाम इसने क्या रखा है? इसका नाम इन्होंने रखा है अकादेमिक लोमोनसोव। अकादमिक लोमोनसोव, ठीक है, लोमोनसोव। आइए प्रश्न संख्या 38 देखते हैं, जो इस प्रश्न पत्र का अंतिम प्रश्न पूछा गया था। निम्नलिखित में से किस निगम ने मई 2019 में दो 1600 HV DM सॉरी यहाँ पे आपका है, मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पे HP एक्चुअली डेमो है, ठीक है, DEMU ट्रेन सेट की आपूर्ति करने के लिए नेपाल के रेलवे विभाग के साथ अनुबंध समझौता पर हस्ताक्षर किया? ऑप्शन दिया गया रेल विकास निगम, इंडियन रेलवे कंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड, कोंकण रेलवेज कॉर्पोरेशन लिमिटेड या फिर रेलटेल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कोंकण रेलवेज कॉर्पोरेशन लिमिटेड, ठीक है। तो यह थे 38 प्रश्न जो आपके 20 दिसंबर 2020 के प्रथम पाली में जीके के प्रश्न पूछे गए थे। अगर अभी तक आप लोगों ने 2019 के प्रश्न पत्रों को नहीं देखा है तो आप लोग जाकर उसे प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। और पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।